फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज एनवायरनमेंट के पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये पार्ट जो है इन्वायरमेंट का थोड़ा लेट हो गया है, हेल्थ इश्यूज़ के चलते हो जाती हैं चीज़ें। आई होप कि आप लोग समझेंगे और आपने जैसे अभी तक हमारी वीडियोस देखी हैं उनसे अपना देखा है कि किस बेस पे आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको कितने हेल्पफुल होंगे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ भी, ये क्वेश्चंस भी हमने लाए हैं। तो आप देखिए और इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यूसीसीएन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट है कि यह उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने हेतु सूचित किया जाता था जिन्होंने रचनात्मकता की पहचान संधारण शहरी विकास के लिए एक रणनीतिक कारक के रूप में की है। सेकंड देखें तो वर्तमान में भारत से केवल हैदराबाद, जयपुर और श्रीनगर यूसीसीएन अर्थात यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का हिस्सा हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर देख लेते हैं। पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाता है ओनली फर्स्ट। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत का श्रीनगर शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल होने वाले विश्व भर के शहरों में से एक बन गया है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ जो नेटवर्क है, इसका यह 2004 में उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने हेतु सृजित किया गया था जिन्होंने रचनात्मकता की पहचान संधारणीय विकास शहरी विकास के लिए एक रणनीतिक कारक के रूप में की है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाता है। आगे देखें तो वर्तमान में इस नेटवर्क में शामिल शहर एक साझे उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करते हैं। यह उद्देश्य है रचनात्मकता और सांस्कृतिक उद्योगों को स्थानीय स्तर पर अपनी विकासात्मक योजनाओं के केंद्र में रखना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रूप से सहयोग करना। और इसके बारे में थोड़ी जानकारी लें तो इस नेटवर्क में 7 रचनात्मक क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, 7 रचनात्मक क्षेत्र शामिल हैं जिनमें शिल्प कला, लोक कला, मीडिया कला, फिल्म डिज़ाइन, पक कला, साहित्य और संगीत हैं। और जो इसमें भारत के कुल शहर जो शामिल हैं वो कुल 6 शहर शामिल हैं जिनमें मुंबई आता है, हैदराबाद, चेन्नई, वाराणसी, जयपुर, श्रीनगर। ठीक है, तो ये सब आते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें आपको हैदराबाद दिया गया था, जयपुर और श्रीनगर, आपको मुंबई और चेन्नई नहीं दिया गया है। तो इसलिए आपका ये स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि वर्तमान में भारत के जो है शहर कितने शामिल है, 6 शहर हैं, अगर उसने दे दिया 5 है तो वो गलत हो जाता है। तो आप याद रखिएगा कि 6 शहर शामिल हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। यहाँ पे दिया गया है वन्य जीव अभयारण्य तथा राज्य। ठीक है, आपको राज्य यहाँ पे मैचिंग करना है कि कौन से सही सुमेलित है, ये पूछ रहा है। तो देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट दिया गया है वन्य जीव अभयारण्य दिया गया है तीर्थन वन्य जीव अभयारण्य, जो इसमें बताया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के उत्तराखंड में है। सेकंड है कि भद्रा वन्य जीव अभयारण्य जो कर्नाटक में बताया गया है। कछवा वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में बताया गया है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाता है इसका सी, क्योंकि जो सी है कछवा वन्य जीव अभयारण्य वही पश्चिम बंगाल में है और यही सुमेलित सही है। बाकी जो आपका ये एक सेकेंड रुकिएगा, कछवा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए पश्चिम बंगाल में नहीं है, यूपी में है। ठीक है, और जो आपका तीर्थन है, तीर्थन वाला जो ये वन्य जीव अभयारण्य है ये हिमाचल प्रदेश में आता है, उत्तराखंड में नहीं आता है। और बाकी भद्रा वन्य जीव जो है कर्नाटक में ही है, इसलिए हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है केवल 2 वो सही हो जाता है युग्म। आगे बढ़ते हुए प्रश्न 3 देखते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि इस अधिनियम ने राज्य द्वारा वन भूमि के वे क्षेत्र परियोजनाओं हेतु उपयोग के लिए केंद्र की अनुमति, ठीक है, ये नेत्र नहीं है, क्षेत्र है, ठीक है, उपयोग के लिए केंद्र की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया है। इस अधिनियम के प्रावधान केवल राज्य वन विभाग की प्रबंधन या नियंत्रण के अंतर्गत शामिल वनों पर लागू थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है, पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही हो जाता है।
थोड़ी बात कर लेते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के बारे में। तो यह जो अधिनियम है निवर्णीकरण की समस्या समाधान करने के लिए लागू हुआ था। यद्यपि राज्यों द्वारा पहले से ही वन भूमि को अधिसूचित कर दिया गया था, लेकिन एफसीए ने ऐसी वन भूमि को वनेतर प्रयोजनों के लिए उपयोग करने और इस तरह के पुनर्वर्गीकरण की सिफारिश करने के लिए एक सलाहकार समिति गठित की थी। ठीक है, उसने क्या किया था कि केंद्रीय अनुमति को अनिवार्य बना दिया था। यदि आप किसी भी वन्य जो जमीन है या भूमि है उसका आप यूज करना चाहते हैं तो आपको अनुमति अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखें तो वर्तमान में वन के तहत स्वामित्व, मान्यता और वर्गीकरण की परवाह किए बिना किसी भी सरकारी अभिलेख में वन के रूप में दर्ज सभी क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही इसके तहत ऐसे सभी क्षेत्र भी शामिल किए गए जो वन के शब्दकोश अर्थ के अनुरूप हैं, और वे सभी क्षेत्र हैं जिन्हें वर्ष 1996 के निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक समिति द्वारा वन के रूप में चिन्हित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे स्टेटमेंट है वो इसलिए गलत हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हाल ही में चर्चा में क्या होता है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस अधिनियम में वर्ष 1988 में किए गए संशोधनों के संदर्भ में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में प्रस्तावित संशोधनों पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। इसलिए ये चर्चा में था, और क्योंकि ये करंट से भी रिलेटेड है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पीठ भूमियों के बारे में बात करें, क्वेश्चन है कि पीठ भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ में दिए गए हैं तीन स्टेटमेंट, पढ़ लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट है कि ये सबसे बड़ी प्राकृतिक स्थलीय कार्बन भंडारों में से एक है। सेकेंड है कि पीठ भूमियाँ जल प्रदूषण के निवारण हेतु प्राकृतिक फिल्टर का काम करती हैं। थर्ड दिया गया है कि दलदल एक प्रकार की पीठ भूमि है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो आंसर हो जाता है डी, अर्थात तीनों ही कथन एकदम सही हैं क्योंकि इसमें सही पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन स्टेटमेंट है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है कि ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। सेकंड दिया गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। थर्ड है कि ये टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की आजीविका संबंधी हितों का प्रबंधन करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो सही देख लेते हैं। यहाँ पे जो सही है वो आंसर हो जाता है ए, अर्थात स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड ही सही हैं, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। और इसका गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों को लागू करने के लिए किया गया था और बाघ संरक्षण को अधिक सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु इसमें इसको शक्तियां प्रदान की गई थी। किस अधिनियम द्वारा? 2006 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, संशोधन करके इसको शक्तियां दी गई थी। आगे बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के दायरे में बाघों की स्थिति के मूल्यांकन, चल रही संरक्षण पहलों और विशेष रूप से गठित की गई समितियों की सिफारिशों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखें, थोड़ी और बात करें तो एनटीसीए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के उद्देश्य हैं बाघ परियोजनाओं को सांविधिक अधिकार प्रदान करना। ठीक है, टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की आजीविका संबंधी हितों को प्रबंधित करना। और देखें तो अधिनियम की धारा 38L उपधारा सेकंड के अनुसार प्राधिकरण में पर्यावरण और वन मंत्रालय का भार साधक मंत्री अध्यक्ष के रूप में, पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री उपाध्यक्ष के रूप में, संसद के 3 सदस्य, पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव, अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ जो प्रधानमंत्री हैं वही शामिल नहीं होते, बहुत से आपको देखने को मिल गए होंगे, मैंने जैसे कि बात की है, तो ये सब इसमें शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, इसलिए जो हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन 6, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। यहाँ पे मैं 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं, इसका आंसर देखेंगे। दिया गया है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। ठीक है,
सेकंड है एनबीए का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसमें पूछा गया है कि नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ए, अर्थात केवल एक। ठीक है, केवल ए, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वही सही है। जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए वर्ष 2003 में केंद्र सरकार द्वारा जैव विविधता राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अर्थात एनबीए की स्थापना की गई थी। एनबीए एक सांविधिक निकाय है और ये भारत सरकार के लिए संरक्षण, जैविक संसाधनों के संधारणीय उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मुद्दों पर सुविधाजनक, नियामक और परामर्शी कार्य के लिए कार्य करता है। ठीक है, एनबीए का जो मुख्यालय है वो दिल्ली नहीं, तमिलनाडु राज्य के जो चेन्नई शहर है उसमें स्थित है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड है ये गलत हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। पूछा गया है कि सिख थॉन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। भारत की रिसर्च पादप प्रजाति है जो मुख्य रूप से कृष्णा और गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। सेकंड दिया गया है कि इसमें एक व्यापक मूल तंत्र है ये। ठीक है, मूल चंद नहीं है, मूल तंत्र होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकता है और मृदा संरक्षण में भी सहायता कर सकता है। तो इसमें पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो बी है जो सॉरी वो गलत टच होने के कारण थोड़ी चीज़ें हो गई थी, उसको इग्नोर करिए। हम क्वेश्चन पे ही आते हैं। पूछा गया है कि इसमें कौन सा सही है सीखथोन के बारे में, तो इसमें जो स्टेटमेंट आपका सेकंड है वो सही है, अर्थात जो बी है इसका वही आंसर सही हो जाता है। इसके बारे में थोड़ी बातें देख लेते हैं। सीखथोन के बारे में बात करें सीखथोन के बारे में, तो सीखथोन को अद्भुत पौधा और लद्दाख का सोना भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें बहुउद्देशीय औषधीय और पोषक गुण होते हैं तथा मृदा संरक्षण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी यह सहायता करता है, इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट सेकंड है वो सही हो जाता है। इसमें बात करें तो इस पौधे को सैंडथोन, सोलोथोन और सिबेरी भी कहा जाता है। अगर इन तीनों वर्ड से आ जाए सैंडथोन, सोलोथोन, सिबेरी, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सीखथोन के बारे में ही बात कर रहा है। यह नारंगी पीले बेरी का उत्पादन करता है जिसका उपयोग सदियों से इसके मूल क्षेत्र अर्थात मंगोलिया, रूस, यूक्रेन और उत्तरी यूरोप में भोजन, पारंपरिक चिकित्सा और त्वचा संबंधी उपचार के लिए किया जाता है। तो ये जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, गोदावरी और कृष्णा में डेल्टा में नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। इसमें एक व्यक्ति के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई जिससे आपको बताना है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो पढ़ लेते हैं। उन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें संग्रह में बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स तथा हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडियन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकों में शामिल है। उनकी पुस्तकें, वे मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में प्रमुख व्यक्ति थे और उन्होंने भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य और रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य के निर्माण में सहायता की है। तो इस पैराग्राफ से आपको किसके व्यक्तित्व की जानकारी लगती है कि कौन हो सकते हैं, तो पक्षी वैज्ञानिक आप सभी को पता होगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सलीम अली के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका जो आंसर है वो सलीम अली हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखें तो किसी दिए गए जैविक संगठन में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या और सापेक्ष बहुलता का तात्पर्य क्या है। ठीक है, पूछ रहा है कि तात्पर्य क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी, प्रजातीय विविधता। ठीक है, बात करें जैविक और विविधता शब्दों का संक्षिप्त रूप है। जैविक संगठन के सभी पैमानों पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवन रूपों में शामिल करती है, जिसमें जीन से लेकर प्रजातियों से लेकर पारिस्थितिकी तंत्र भी शामिल होते हैं। ठीक है, और आनुवांशिक विविधता, विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विविधता, ठीक है, क्या कहलाती है, जैव विविधता, इनमें पाई जाती है। प्रजातीय विविधता किसी दिए गए जैविक संगठन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या और सापेक्ष बहुलता है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रजातीय विविधता। ये प्रजातीय विविधता की डेफिनेशन दी गई है आपको। ठीक है,
तो किसके बारे में बात करें, प्रजाति विविधता के बारे में बात कर रहा है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 10th एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुए के पाए जाने की संभावना अधिक है ना, संभावनाएं हैं। दिए गए हैं 4 आपको यहाँ पे उद्यान दिए गए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, दच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है डी, अर्थात इन सभी में तेंदुए, हिम तेंदुए के पाए जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए हेमिस के बारे में थोड़ी बातें करें। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और दच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर में स्थित है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान एक और राष्ट्रीय उद्यान है जो 4 घाटियों तथा जीवा नल घाटी इन सब में फैला हुआ है। ठीक है, और यूनेस्को ने 2014 में से विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया था, जहाँ पर हिम तेंदुए देखने को मिलते हैं। हमने यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नहीं दिया है ऑप्शन में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ग्रेट हिमालयन भी है जहाँ पे हिम तेंदुए देखने को मिलते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा आज की क्वेश्चन सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप डिलाइट आईएएस, जहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ फॉर्म और बाकी करंट अफेयर से रिलेटेड जो आपके यूपीएससी रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जाके इसका लाभ उठाएं। ठीक है, इन वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, और शेयर भी करते रहें। चलिए, थैंक